हेलो स्टूडेंट, मैंने अभी आप लोगों को जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, लेक्चर फर्स्ट पे मैंने इसका फॉर्मेट आपको समझाया। फिर मैंने आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशंस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट का मैंने आपको फॉर्मेट समझाया लेक्चर 2 के अंदर। आज मैं पूरे फाइनल अकाउंट की मेन जो एडजस्टमेंट एंट्री है, वो सारी एडजस्टमेंट एंट्री मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और एकदम अच्छे से डिटेल कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आप हर चीज़ एकदम डिटेल से समझना, तो आपको भी इजी रहेगा। जब आप लोग फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अप्रो, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इनका यदि आप फॉर्मेट अच्छे से क्लियर समझ चुके हो, तो उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री यदि आपको बहुत इजी लगेगी। मैं अभी समझा देता हूँ आपको एडजस्टमेंट एंट्री। फिर एडजस्टमेंट एंट्री आने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस गिनोगे ना, तो चुटकी में क्वेश्चंस हो जाएगा, कुछ इतना टाइम नहीं लगेगा, एकदम इजी है फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री सभी लोग समझे अच्छे से। जैसे कि मैं फर्स्ट एंट्री ले रहा हूँ मैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक को अपन अब जब जैसे कि समझना, ट्रायल बैलेंस में से आप कोई भी अमाउंट उठाते हो तो उसकी सिंगल एंट्री होती है, और एडजस्टमेंट में से आप कोई भी अमाउंट उठाते हो तो उसकी लगभग मोस्टली चांसेस से 2 एंट्री तो होगी। कभी कभी उसकी 3 एंट्री भी हो सकती है, लेकिन 2 एंट्री तो मैक्सिमम केसेस में होनी है। ठीक है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर हो। अभी जितने भी मैं आपको एडजस्टमेंट 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, तो सारे एडजस्टमेंट एंट्री ही है और उसकी ड्यूल इफेक्ट तो होनी फिक्स है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, तो आप सोचो क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री यदि एडजस्टमेंट में हो तो कहाँ कहाँ होगी। फर्स्ट एंट्री आप लोगों को फॉर्मेट में पता ही होगा कि फर्स्ट एंट्री कहाँ पर होती है, बैलेंस शीट के असेट साइड होती है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या बन जाता है, असेट। तो फर्स्ट एंट्री तो असेट साइड, मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड। तो ये देखो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई। फिर सेकंड एंट्री, याद करो क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको फॉर्मेट में भी समझाया था, कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इसके अंदर बस खाली एक चीज आपको समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें बस खाली आपको एक चीज समझना है कि यदि पता है एडजस्टमेंट में कभी कभी आपने जैसे 11th में भी पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स में सोल प्रोप्राइटर का, तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू होती है, एक बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो यदि समझो कि बुक वैल्यू दी हुई है 50,000 और मार्केट वैल्यू दी हुई है 40,000, तो अपन 40,000 लेंगे। आपको पता है बताया गया था कि जो वैल्यू कम होती है उस वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। लेकिन आप एक बात सोचो, क्या उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो होता है, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लेस इज टू बी कंसिडर्ड। मतलब इन शॉर्ट वो कंसेप्ट कहता है कि फ्यूचर में आपको लॉस हो रहा है तो अभी इसकी एंट्री तुरंत अभी इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का यदि डबल एंट्री दिया हो, जैसे कि बुक वैल्यू 60,000 दिया और मार्केट वैल्यू 70 दिया है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की 60,000 की डबल एंट्री करनी है। और क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री कहाँ कहाँ होंगी, मैंने क्लियरली बता दिया। एक तो बैलेंस शीट के असेट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, दूसरा एंट्री कहाँ हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट चलो, अब हम लोग समझते हैं डेप्रीसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स असेट। जो भी फिक्स असेट है टेंजिबल वाली, उस पर डेप्रीसिएशन कैसे गिनते हैं, उसकी ड्यूल इफेक्ट कैसे होगी यदि वो एडजस्टमेंट में गिवन हो। तो डेप्रीसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स असेट, तो सोचो हम लोग कोई भी फिक्स असेट पर डेप्री गिनेंगे, यदि कोई भी फिक्स असेट पर हम डेप्री गिनेंगे तो असेट की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, असेट की वैल्यू रिड्यूस होगी। और सेकंड, यदि असेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो उतना हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि उतने हमारी असेट की वैल्यू कम हो गई, तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, एक्सपेंसेस सारे कहाँ आते हैं, जितने भी एक्सपेंस है पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। हाँ, यदि समझो कोई फैक्ट्री का प्लांट हो, फैक्ट्री का बिल्डिंग हो, उसका डेप्री हो तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। बाकी नॉर्मली कोई भी असेट्स होती है ना, तो उसका डेप्री पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो सुनो, इसकी 2 एंट्री कहाँ होगी। सबसे पहले तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाना है। असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसमें सबसे पहले जो भी रिलेटिव असेट होगी वो पहले असेट लिखना है, और उसमें से क्या करना है, डेप्रीसिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो फिर जो नेट अमाउंट आ गई, पहली एंट्री तो ये हो गई। सेकंड एंट्री, जितना आपने डेप्री गिना है उस डेप्रीसिएशन की सेकंड एंट्री आएगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट।
नेक्स्ट वन, इसी तरह से सेम टू सेम रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है, लाइकवाइज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर्स, इनको जब अपन रिटर्न ऑफ करना, रिटर्न ऑफ मतलब होता है इन शॉर्ट उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। जब भी हम किसी भी इंटेंजिबल एसेट को रिड्यूस करेंगे तो वही फंडा है जो भी डेप्री का था, वही सेम टू सेम है कि एसेट की वैल्यू को मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट को अपन रिड्यूस करते हैं तो सबसे फर्स्ट एसेट की वैल्यू कम होगी, सेकंड जितनी वैल्यू कम होगी उसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। अब समझना, मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ, पहले मैं इसकी दोनों एंट्री बता देता हूँ कहाँ कहाँ होगी। सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करने पर जो आप पहले तो बताओ इंटेंजिबल एसेट हमारी एसेट होती है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएंगे और उसमें जो भी हमारी रिलेटिव एसेट है, जो भी इंटेंजिबल रिलेटिव एसेट है उसमें से क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ को प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, माइनस किया जाएगा, रिटर्न ऑफ को क्या किया जाएगा, माइनस, ठीक है। और उसकी सेकंड एंट्री जितना अपन रिटर्न ऑफ करेंगे दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है। चलो अब मैं इसका एक एग्जांपल, सपोज दैट पेटेंट इज गिवन 4000 इन ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में लिखा है कि 1/4 पेटेंट इज टू बी राइट ऑफ, तो सपोज 40,000 पेटेंट गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उसमें से 1/4 राइट ऑफ करना है, तो 40,000 का 1/4 कितना आया, 10,000। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, पेटेंट लिखेंगे 40,000, उसमें से 10,000 राइट ऑफ हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में 30,000 लिखोगे और जितना राइट ऑफ हुआ, कितना राइट ऑफ हुआ, 10,000, तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को राइट ऑफ, यदि हम कोई भी प्रॉपर्टी को लीज पर लेते हैं तो उसको भी, जैसे सपोज हमने 5 ईयर के लिए लिया है तो 5 ईयर एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होते होते जाएगा, थोड़ा फिर उसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू कम होते जाएगी, लास्ट में एसेट की वैल्यू एकदम जीरो बच जाएगी। तो जितने ईयर के लिए हम लोग लीज पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं उतने ईयर के लिए उससे राइट ऑफ करना है एवरी ईयर, तो उसकी क्या एंट्री होगी, सेम ये भी यही एंट्री है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसेट। तो सबसे पहले तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट जाएंगे और उसके बाद एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है लिखेंगे, जो भी लीज प्रॉपर्टी है उसको हम लोग लिखेंगे, उसमें से क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, रिटर्न ऑफ को क्या करेंगे, माइनस, तो ये अमाउंट आ गई। और सेकंड एंट्री कहाँ होगी, वही डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, क्योंकि जितना राइट ऑफ करोगे डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इसके बाद तो समझना, एडजस्टमेंट एंट्री यदि आपको अच्छे से आ गई एक एक एंट्री तो आपको फाइनल अकाउंट में इतना मजा आएगा, पूछो मत, इतना इजी लगेगा फाइनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, एडजस्टमेंट दिया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% गिनो, 10% गिनो, 8% गिनो, वॉटेवर जो पर एनम गिनते हैं, यदि जो भी दिया हो अपन गिनेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट मैंने आपको पूरा पीएनएल अप्रूव्ड पार्टनर्स कैपिटल में समझाया था, आप सबको पता है, मैंने पीएनएल अप्रूव्ड मेरे पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट में देखे होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ आई थी, फर्स्ट एंट्री कहाँ आई थी, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रूव, पीएनएल अप्रूव के डेबिट साइड, और दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, है ना। तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कभी कभी जैसे कि मेरी बात सुनो, कैपिटल और कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट की भी यदि क्वेश्चन में बैलेंस हो तो कैपिटल की जगह पे वो करंट में जा सकती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल ऑब्लिक करंट, ठीक है। नॉर्मली तो कैपिटल ही बनता है लेकिन करंट भी बनता है, तो जितनी भी कैपिटल अकाउंट की जितनी भी एंट्री वो सारी करंट में चली जाती है, एक्सेप्ट जितनी उसकी ओपनिंग बैलेंस होती है उसको छोड़कर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबको ही पता, अपन ने फॉर्मेट में पढ़ा था, कहाँ कहाँ आएगा, पीएनएल अप्रूव के डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, याद करो हम लोग ड्राइंग करते हैं तो उसका इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, फर्म को, तो फर्म के लिए इनकम हो जाती है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस। तो याद करो मैंने इसकी 2 एंट्री आपको समझाया था, कहाँ कहाँ पर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद करो मेरा लेक्चर 2 में जो आपको मैंने समझाया था,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की 2 एंट्री कहाँ कहाँ जाएगी, एक तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रो, क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रो, और दूसरी एंट्री, पहली एंट्री तो समझ में आ गई क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रो, और दूसरी एंट्री डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सेम इसी तरह यदि हम पार्टनर को भी, देखो मैं आउटसाइडर को सैलरी बोनस की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टनर्स को, एम्प्लॉइज को नहीं, पार्टनर को सैलरी दी जाए या बोनस दी जाए या कमीशन दी जाए, रेम्यूनरेशन दी जाए, इटीसी यदि पार्टनर को दे तो उसकी 2 एंट्री कहाँ कहाँ आएगी। तो फर्स्ट एंट्री वही आपको, ये भी मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में, आप देखोगे तो उसमें भी आपको पता है पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन देना है, तो एक एंट्री कहाँ जाएगी, वही डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रो, क्योंकि वो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नेक्स्ट क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नेक्स्ट, आगे बढ़े। ये तो एकदम बेसिक एंट्री थी, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी वैसे समझाया ही था जब फॉर्मेट समझा रहा था तब। नेक्स्ट, हाँ सुनो, हम लोग यदि लोन लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन टेकन लोन, या हम लोग किसी से लोन लेंगे, तो सब आप अच्छे से समझना, यदि हम लोग लोन लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, ये बात तो फिक्स है। लेकिन जब हम उस पर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, फर्म इंटरेस्ट उसके ऊपर पे कर देगी। यदि फर्म ने लोन लिया है तो फर्म उसके ऊपर क्या करेगी, इंटरेस्ट को पे करेगी। तो सिंपल सी बात है, फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ। अब फर्म के लिए एक्सपेंस होगा तो कहाँ आएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस कहाँ आता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। और सेकंड, यदि वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अभी भी चुकाना बाकी है तो वो लोन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लोन को बढ़ा देगा अमाउंट। सिंपल सी बात है, हम लोग लोन लेते हैं तो हमारी क्या होगा, एक तो लोन लेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो एक हमारा एक्सपेंस होगा, और दूसरा यदि वो आउटस्टैंडिंग होगा तो हमारी लोन की क्या लायबिलिटी को बढ़ा देगा। तो इसकी 2 एंट्री कहाँ का आएगी, इंटरेस्ट ऑन टेकन लोन की। मैं टेकन लोन तो लायबिलिटी है, मैं उसका इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो टेकन लोन हमारा लायबिलिटी, उसका इंटरेस्ट की जो 2 एंट्री वो कहाँ कहाँ होगी। पहली एंट्री तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, दूसरी एंट्री जाएगी लायबिलिटी को प्लस कर देगी यदि लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो तो समझना, सबसे पहले तो अपने लायबिलिटी साइड जाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसमें लोन टेकन लिखेंगे, जितनी की भी लोन टेकन अमाउंट होगी वो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी। उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पे प्लस कर दोगे तो बाहर ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन गिवन लोन। यदि समझो हमने किसी को लोन दिया है, अभी तो हमने क्या पढ़ा, हमने किसी से लोन लिया, अब हम यदि किसी को लोन दे तो आप सोचो, हम किसी को लोन दे तो अब उस पर तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो वो इतने इंटरेस्ट मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो पहली एंट्री इनकम कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड, कोई भी इनकम कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। और दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, भाई आपने लोन दिया है तो वो लायबिलिटी नहीं है, वो असेट है, वो लायबिलिटी नहीं है, वो आपकी क्या है, असेट है। तो दूसरी एंट्री आएगी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट, मैं इसमें आपको ये समझा रहा हूँ कि असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगी, उसमें क्या लिखोगे, जितना भी आपने लोन गिवन है लिखोगे, उसमें प्लस, क्योंकि अब जितना हमारी इंटरेस्ट यदि हमने उससे रिसीवेबल है, मिलना बाकी है, यदि इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है तो उतना हमारा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा। इसी के जैसा सेम एंट्री इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पर भी सेम, इंटरेस्ट ऑन गिवन लोन जैसी होती है। अब यदि समझो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा, तो एक हमारी इनकम साइड आएगी, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड, सेम टू सेम होगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टेशनरी स्टॉक। समझो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने करंट अकाउंटिंग ईयर में समझो एग्जांपल 2022 से लेके 23 के बीच में 1/4/2022 टू लेके 31/3/2023 तक सपोज मैंने 10,000 की स्टेशनरी मंगाई, मेरी क्लास की बात बताऊँ तो 10,000 की स्टेशनरी मंगाई।
लेकिन पूरे साल 8000 ही स्टेशनरी यूज हुआ, 2000 की स्टेशनरी मेरे पास बच गई, तो क्या मैं उस स्टेशनरी को जाके कचरे में फेंक के आ जाऊं? सिंपल सी बात है, नहीं फेंकूंगा। वो जो स्टेशनरी बची है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर जो आएगा 23-24 में हम लोग उसके यूज करेंगे। तो वो जो स्टेशनरी का जो स्टॉक बच जाता है लास्ट में, तो वो हमारी क्या बन जाती है, असेट। तो पहली एंट्री तो आएगी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, सोचो सोचो, मैंने 10,000 की स्टेशनरी एक्सपेंस की थी, मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन मेरी 8,000 की यूज हुई, इसका मतलब 2,000 का मेरा स्टेशनरी स्टॉक बता रहा है। तो उस 2,000 की एंट्री एक तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट फिक्स है। सेकंड, अब क्या बताऊं, मेरा इस करंट ईयर में मेरा 10,000 का एक्सपेंस माना जाएगा या 8,000 का माना जाएगा? तो सिंपल सी बात कहूं, एक्सपेंस 8,000 का ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने भले 10,000 की स्टेशनरी खरीदी, 2,000 की मेरी स्टेशनरी बच गई है, तो उतनी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड आएंगे, डेबिट साइड। और डेबिट साइड जब आएगी वो पीएनएल अकाउंट के, तो उतना हम लोग क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, जितना भी स्टेशनरी एक्सपेंस है उसमें से स्टेशनरी स्टॉक माइनस कर देंगे। ये हमारा समझ लो स्टेशनरी एक्सपेंस है, उसमें से अपन स्टेशनरी स्टॉक को क्या कर देंगे, माइनस। स्टेशनरी स्टॉक को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो फिर जो बचेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। हाँ सुनो, एक बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, क्रेडिट परचेज अनरिकॉर्डेड। मतलब सोचो, परचेज यदि अनरिकॉर्ड है, मतलब मैंने गुड्स तो परचेज कर लिया है, लेकिन अभी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो आज मुझसे कोई पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड ही करेंगे। आज परचेस रिकॉर्ड होना बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड ही करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो होगी, परचेस रिकॉर्ड होना बाकी है तो मतलब उसमें रिकॉर्ड करेंगे, तो पहली एंट्री परचेस में प्लस होगी। सेकंड एंट्री परचेस हम लोग किससे करते हैं, क्रेडिटर से, है ना, मतलब क्योंकि क्रेडिट परचेस जो होता है ना, क्रेडिट परचेस हम लोग क्रेडिटर से करते हैं, तो क्रेडिटर में प्लस होगा और परचेस में प्लस होगा। यदि क्रेडिट परचेस अनरिकॉर्ड हो तो परचेस में प्लस होगा और सेकंड एंट्री क्रेडिटर में प्लस होगी। तो बताओ एक एंट्री कहाँ पर होगी, प्लस, परचेस में। तो पहली एंट्री तो परचेस में क्या करेंगे अपन, प्लस कर देंगे, जितना भी परचेस अमाउंट होगा उसमें प्लस अनरिकॉर्ड कर देंगे, है ना। तो उसकी यहाँ, और सेकंड एंट्री इसकी कहाँ जाएगी, क्रेडिटर में प्लस। कहाँ पर प्लस, क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर लिखेंगे और उसमें क्या कर देंगे, प्लस अनरिकॉर्ड, है ना। अनरिकॉर्ड को अपन प्लस कर देंगे तो बाहर आ जाएगी। अब परचेस कहां पर आता है, तो परचेस कहां पर आता है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर आता है, डेबिट साइड आता है। और क्रेडिटर कहां आता है, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलो नेक्स्ट, अब सेम जैसे ये था क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड होना बाकी है, तो ये है क्रेडिट परचेस बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया है। तो जब क्रेडिट परचेस बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया तो हम क्या करेंगे, अब बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया तो अपन क्या करेंगे, परचेस में से माइनस करेंगे। तो जब परचेस में से माइनस करेंगे तो उसकी दूसरी एंट्री, परचेस का रिश्तेदार क्रेडिटर होता है, क्योंकि क्रेडिट परचेस अपन क्रेडिटर से करते हैं, तो दूसरा, पहला परचेस में से माइनस होगा तो दूसरा क्रेडिटर में से माइनस होगा। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री तो अपन जो परचेस होगा वो लिखेंगे, उसमें से बाय मिस्टेक जितना भी रिकॉर्ड हुआ उतना माइनस करेंगे, है ना। तो ये आ गया। और उसके बाद दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, क्रेडिटर कहाँ आता है, वही लायबिलिटी साइड, और क्रेडिटर में से भी माइनस करेंगे। जैसे परचेस में से माइनस किया उसी तरह से अपन किस में से माइनस करेंगे, क्रेडिटर में से। तो पहले क्रेडिटर लिखेंगे और क्रेडिटर में से जो बाय मिस्टेक है उसको भी अपन माइनस करेंगे। तो ये अमाउंट आ गई, ठीक। अब ये परचेस कहाँ पर आता है, तो ये आपको पता ही है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे आपको पता ही है। तो सबसे पहले डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, उसमें सबसे पहले परचेस लिखोगे और बाय मिस्टेक वाला जितना भी अमाउंट है उसको माइनस कर दोगे। और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाके क्रेडिटर में से माइनस करेंगे। 11 और 12 दोनों एक दूसरे से अपोज था। क्रेडिट सेल अनरिकॉर्ड, अब मेरी बात सुनो, क्या रिकॉर्ड होना बाकी है, क्रेडिट सेल अनरिकॉर्ड है।
क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होना बाकी है। तो सिंपल सी बात है, सेल रिकॉर्ड होना बाकी है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधी सेल रिकॉर्ड होना बाकी है तो सेल में प्लस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली एंट्री तो अपने सेल में सेल लिखेंगे और सेल में अनरिकॉर्ड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अनरिकॉर्ड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट एंट्री, अब सेल किससे करते हैं, सेल किसको करते हैं अपन, सेल किसको करते हैं, कस्टमर को, कस्टमर को डेटर कहते हैं। तो दूसरी एंट्री, क्योंकि क्रेडिट सेल अपन हमेशा कस्टमर को ही डेटर का नाम आएगा तो डेटर इफेक्ट पड़ेगा ही जब क्रेडिट सेल करोगे तो, और वो रिकॉर्ड होना बाकी होगा तो सेल में प्लस, और दूसरी एंट्री कहाँ प्लस होगी, डेटर में जाके प्लस होगी, है ना। डेटर लिखेंगे और डेटर में जाके अनरिकॉर्ड प्लस करेंगे, तो ये आ गया। ठीक, अब सेल आता कहाँ पर है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेल कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये आपको फॉर्मेट में पता होगा, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और डेटर कहाँ आता है, डेटर याद करो, डेटर कस्टमर, कस्टमर से मैं पैसे लेने बाकी होते हैं, लेने बाकी हो तो हमारी असेट होती है, तो असेट साइड आएगा। तो दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा सुनो, पहली एंट्री तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके सेल के अमाउंट में अनरिकॉर्ड प्लस कर देंगे, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में जाके डेटर में अनरिकॉर्ड प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये क्रेडिट सेल बाय मिस्टेक रिकॉर्ड है, तो इसकी अपन दो एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट सेल बाय मिस्टेक रिकॉर्ड है। तो सिंपल सी बात है, सेल बाय मिस्टेक रिकॉर्ड है तो पहली एंट्री तो अपन क्या करेंगे, सेल लिखेंगे और सेल में से क्या करेंगे, बाय मिस्टेक को क्या कर देंगे, माइनस, सेल में से बाय मिस्टेक को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, और उसकी दूसरी एंट्री अपन कहाँ करेंगे, सीधी सी बात है, पहले तो सेल में से माइनस करेंगे, और सेल करते किसको है, कस्टमर को, तो दूसरी एंट्री डेटर में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री किस में से माइनस हो जाएगी, डेटर में से। तो पहले डेटर लिखेंगे और डेटर में से बाय मिस्टेक माइनस कर दोगे तो फिर ये हमारा एंट्री आ जाएगी। बाय मिस्टेक जो भी अपने रिकॉर्ड किया था वो बाय मिस्टेक वाला माइनस कर देना। ठीक है, बाय मिस्टेक। अब ये आपको पता है कि कहाँ पर आता है, क्रेडिट सेल कहाँ पर आता है, सेल का, सेल में माइनस और डेटर में माइनस। तो सेल कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा डेटर कहाँ पर आता है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आप समझो, पहली एंट्री कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाके सेल के अमाउंट में से माइनस कर देंगे, और दूसरा एंट्री कहाँ, डेटर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एंट्री। तो हम लोग फिर से अब नेक्स्ट एंट्री की ओर जाते हैं। जैसे हमने अभी 14 एडजस्टमेंट पढ़ ली, अभी 5-7 एडजस्टमेंट और अच्छे से पढ़ते हैं। यदि आप लोग ने ये सारी एंट्री एकदम अच्छे से समझ ली ना, तो सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, एकदम स्मूथली होगा, एकदम फास्ट होगा। एडजस्टमेंट एंट्री की इफेक्ट जो भी होती है सब लोग अच्छे से समझना। नेक्स्ट, अब ये एंट्री बहुत बढ़िया होती है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम, एडवांस रिसीव इनकम। पता है, ये तो नॉर्मली आप देखोगे ना तो हर एक क्वेश्चंस में ये 4 में से एक आध 2 पॉइंट तो मिलता ही है। तो अब सुनो, पहला, मैं अभी आपको जो भी इफेक्ट दे रहा हूँ ना, ऐसे सबकी डबल एंट्री होगी। ये एडजस्टमेंट है तो डबल एंट्री तो होनी फिक्स है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंगल एंट्री, पहले मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस, अब सोचो, मैं अभी ये चारों की पहले सिंगल एंट्री बता रहा हूँ, बैलेंस शीट में कहाँ पर आती है, उसके बाद में ट्रेडिंग और पीएनएल में जाऊंगा। तो सुनो, प्रीपेड एक्सपेंस, यदि मैं कोई एक्सपेंस पहले से चुका दूं, यदि कोई समझो मेरा लाइट बिल आया और लाइट बिल में थोड़ा एडवांस चुका दूं, पहले से चुका दूं, तो वो मेरी बताओ बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी, सिंपल सी बात है, कहाँ जाएगी, असेट साइड जाएगी। बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगी, असेट साइड। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर खर्चा आया है, एक्सपेंस आया है, लेकिन अभी वो चुकाना बाकी है, एक्सपेंस चुकाना बाकी है। तो आप समझ लो, उसके नाम से उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को समझो, चुकाना बाकी है। तो हमारी वो असेट होगी कि लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी। बैलेंस शीट के कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, कोई भी इनकम यदि रिसीवेबल हो, यदि कोई इनकम मिलना बाकी हो, कोई भी इनकम मेरी जनरेट तो हो गई इस अकाउंटिंग ईयर की, जो करंट अकाउंटिंग ईयर जो मेरी इनकम तो जनरेट होगी, लेकिन अभी उसमें से कुछ अमाउंट मिलना बाकी है, तो जितना मिलना बाकी होगा वो हमारी क्या बन जाएगी, असेट बन जाएगी। और एडवांस इनकम, मतलब इनकम जनरेट हुई, समझो मुझे 10,000 लेकिन मुझे मिल गई 14,000, तो 4,000 मुझे एडवांस मिल गई, तो वो मुझे कोई बारात में नहीं मिली है, ये कोई मुझे खैरात में नहीं मिली, वो तो मुझे आज नहीं तो कल वापस उनको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो मेरी क्या बनेगी, लायबिलिटी। मतलब अभी तो मैंने आपकी सबकी सिंगल एंट्री इफेक्ट बताई,
अब दूसरी इफेक्ट क्या होती है, अभी तो मैंने पहली एंट्री बैलेंस शीट में बता दी कि कहाँ कहाँ इफेक्ट होगी, ठीक है। सेकंड एंट्री मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पहले ट्रिक से चलते हैं अपन। एक जैसे कि यदि कोई भी एक्सपेंस हो, तो एक्सपेंस चाहे ट्रेडिंग में आए या पीएनएल में आए, वो हमेशा डेबिट साइड ही आता है एक्सपेंस। यदि इनकम्स हो गई, कोई भी चीज इनकम्स हो गई, तो इनकम्स हमेशा क्रेडिट साइड आती है, आपको भी पता है ट्रिक के हिसाब से। इनकम होगी, जैसे नाम से ही पता है, रिसीवेबल तो कोई भी चीज इनकम ही हुई होगी, एडवांस रिसीव भी तो कोई चीज इनकम ही होगी, प्रीपेड तो अपन एक्सपेंस को ही प्रीपेड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो चुकाना बाकी। यदि एक्सपेंस हो तो डेबिट, इनकम हो तो क्रेडिट। ये एक ट्रिक बता रहा हूं, फिर मैं अभी इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। तो पहले तो समझो प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट होती है। दूसरा, अब वो एक्सपेंस जो भी होगा वो ट्रेडिंग या पीएनएल में डेबिट साइड जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी, पहली एंट्री जितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, और दूसरा ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि नाम ही पता है एक्सपेंस है तो डेबिट साइड ही जाना है। तीसरा, रिसीवेबल इनकम, यदि कोई इनकम मिलना बाकी हो तो एक एंट्री असेट साइड जाएगी और दूसरी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, क्योंकि इनकम सारी कहाँ आती है, पीएनएल में ही आती है, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। और एडवांस रिसीव इनकम एक हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी और दूसरा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। अब मैं समझाता हूं, अभी भी ट्रिक दे रहा हूं। प्रीपेड आ जाए, प्रीपेड और एडवांस आ जाए, मतलब प्रीपेड आ जाए ना, मतलब पहले से तो माइनस करना, और यदि आपके बोलने में हिंदी वर्ड्स में बाकी शब्द निकले तो उसको आप प्लस करना। ये तो एक ट्रिक हो गई, मतलब हिंट दे रहा हूं कि ऐसे सिंपल, जैसे कोई स्टूडेंट को कंसेप्ट नहीं समझ में आता उतना, तो वो ऐसे ट्रिक के हिसाब से भी समझ सकता है। प्रीपेड हो तो माइनस, बाकी हो तो प्लस। जैसे ये प्रीपेड है तो डेबिट में जाके जो भी एक्सपेंस होगा उसमें से माइनस करेंगे। जैसे कि एडवांस है तो ये भी प्रीपेड ही हो गया तो माइनस। आउटस्टैंडिंग का मतलब चुकाना बाकी तो बाकी हो तो प्लस। रिसीवेबल इनकम मतलब मिलना बाकी है, बाकी आया तो प्लस। अब मैं इसको आपको समझाता हूं एक एक एंट्री। जैसे कि प्रीपेड सैलरी हो, तो प्रीपेड सैलरी का पॉइंट ये है, तो प्रीपेड सैलरी मतलब मैंने किसी स्टाफ को सैलरी एडवांस में चुका दी, तो जितनी एडवांस चुकाई उतनी मेरी उस अकाउंटिंग ईयर के लिए असेट बन जाएगी। और फिर सैलरी एंट्री का आता है, नाम में सैलरी नाम है, तो सैलरी ट्रेडिंग में नहीं आता, वो पीएनएल के डेबिट में आता है। तो पहले सैलरी लिखेंगे और उसमें से प्रीपेड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने एडवांस चुका दिया तो इसका मतलब हमारा खर्चा थोड़ी है कि जितना चुकाया वो मेरा एक्सपेंस है, उसमें से प्रीपेड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस आए, वेजेस मतलब मजदूरी चुकाना बाकी है, तो उसकी एक एंट्री चुकाना बाकी है, तो हमारा एक माथे का टेंशन है, तो हमारी वो लाइबिलिटी जाएगी। और दूसरी एंट्री मजदूरी, वेजेस कहां पर आता है, वो ट्रेडिंग का एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट का है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, पहले वेजेस लिखेंगे और उसमें कितना चुकाना बाकी वो प्लस करेंगे, तो हमारा इस साल का अकाउंटिंग ईयर का एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इन शॉर्ट में एक लाइन जो कहूंगा, ये जो समझदार है, जो कंसेप्ट को समझते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरे साल का एक्चुअल में रियल खर्चा कितना है वो आउटर कॉलम में आएगा। तो इसलिए पता, प्रीपेड सैलरी मैंने सैलरी एडवांस तो दे दी थी, उसमें से क्या कर देंगे, जितना एडवांस दिया उतना माइनस कर देंगे, तो सैलरी जितना दिया उसमें से प्रीपेड माइनस कर देंगे तो एक्चुअल सैलरी आ जाएगी। और समझो आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी मैंने थोड़ा ही दिया, थोड़ा बाकी है, तो मतलब वो तो मेरा अकाउंटिंग ईयर का ही था ना, तो उस अकाउंटिंग ईयर में वेजेस को क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे। ठीक है, या तो आप ट्रिक समझो, तो एक तो आप बैलेंस शीट के एसेट में जाएगी और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जाके माइनस हो जाएगा। और यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो एक एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगी, दूसरी एंट्री ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट में जाके उस जो भी एक्सपेंस होगा उसमें प्लस कर देंगे। रिसीवेबल इनकम मिलना बाकी है, तो एक एंट्री तो वो असेट में जानी कंफर्म है। आप सोचो, असेट इनकम मिलना बाकी है, तो जितनी इनकम मिलना बाकी है वो हमारी असेट में जाएगी, करेक्ट। और दूसरी एंट्री, यदि कमीशन मिलना बाकी है तो उस नाम को समझो, वो कमीशन मेरी इनकम हुई होगी अकाउंटिंग ईयर में, और इनकम कहां पर आती है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। और बाकी हो तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। मैं एक लाइन हमेशा बोल रहा हूं, ट्रेडिंग पीएनएल एप्रो में हमेशा पूरे अकाउंट की एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल इनकम कितनी हुई है वो आउटर कॉलम में जानी चाहिए। नेक्स्ट, एडवांस रिसीव इनकम। यदि कोई समझ लो मैं एडवांस रिसीव ब्रोकरेज कहूं, तो एक तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चली जाएगी,
और दूसरी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले ब्रोकरेज लिखेंगे, उस ब्रोकरेज में से जितना भी एडवांस है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, मैंने जैसे कि आप लोगों को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट का मैंने आप लोगों को अच्छे से फॉर्मेट एकदम डिटेल में समझाया हूँ। वहाँ पर भी फॉर्मेट को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो। उसके साथ साथ अभी जो मैं आपको ये एंट्रियाँ बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री, उसको भी एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। फाइनल अकाउंट में मजा आएगा। वैसे भी पायोनियर कॉमर्स एकेडमी पूरा आपको कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रही है फॉर 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, FY SY TY स्टूडेंट को। ऑफलाइन तो क्लास चलती ही है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, और ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन खाली ऑनलाइन परचेस करना है उनको भी हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो सुनो, और यदि समझो आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी हैं सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और इससे क्या होगा, जितने भी जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं या कोई जितना नहीं है तो उनके लिए हेल्प होगा कि कोई कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं या कोई पर्सनल ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करना। ठीक है, गुड्स टेकन बाय फॉर पर्सनल यूज। यदि पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेता है तो सीधी सी बात है, पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेता है तो एक तो वो ड्राइंग हो जाएगा, और ड्राइंग कहाँ पर आता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के कौन से साइड, डेबिट साइड। पार्टनर करंट या कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड आता है, डेबिट साइड। सेकंड, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेंगे तो वो एक ड्राइंग होगा, और सेकंड एंट्री उसकी कहाँ जाएगी, यदि हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेते हैं तो सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था, यदि अदर वे से गुड्स जाएं, चाहे बाढ़ से मतलब फ्लड आने से, अर्थक्वेक से, चोरी से, पर्सनल यूज से, डोनेशन से, किसी भी अदर वे से आपका यदि गुड्स जाता है तो दूसरी एंट्री परचेस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। परचेस की अमाउंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यदि हाँ परचेस में से माइनस नहीं करो तो इसका सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है। आप चाहो तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख दो तो भी चलेगा। ये जितना पर्सनल यूज से गुड्स गए ना, अदर वे से गुड्स, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब सोचो, यदि कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करे तो उसकी दो एंट्री कहाँ आएगी। पहली एंट्री कहाँ आएगी बताओ, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, तो ड्राइंग कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल करंट के डेबिट साइड। और दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, परचेस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि आप परचेस में से माइनस नहीं करते हो तो दूसरी एंट्री कहाँ कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कर देना। और समझ में आ रहा है, परचेस तो डेबिट साइड आता है ट्रेडिंग के, लेकिन यदि आप परचेस में से माइनस ना करो तो इसका और एक अल्टरनेटिव है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, गुड डिस्ट्रॉयड बाय अदर वे, ये भी एक सेम इसी तरह है। यदि अदर वे मतलब फ्लड से, फायर से या अर्थक्वेक से यदि गुड डिस्ट्रॉयड होता है तो जितना गुड डिस्ट्रॉयड होता है उसकी एक एंट्री तो अपन वही परचेस में से माइनस करेंगे। जो परचेस कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, उसमें से जो भी अदर वे से गुड डिस्ट्रॉयड हुआ, गुड जो डिस्ट्रॉयड हुआ वो माइनस करेंगे, है ना। अच्छा, इसका भी अल्टरनेटिव है, यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेस में से माइनस ना करना चाहो तो आप डायरेक्ट दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में भी डायरेक्ट जाके लिख सकते हो, गुड डिस्ट्रॉयड बाई जिससे भी गया हो। और उसके बाद अदर वे से गुड्स जा रहा है तो अदर वे से गुड्स जा रहे हैं तो जिससे भी जा रहा है तो वो हमारा लॉस होगा, क्योंकि समझो आग लग गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गई और लॉस गया तो उतना लॉस होगा। तो लॉस की एंट्री कहाँ आती है, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं सब P&L के डेबिट साइड। तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, जितने का भी लॉस होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट, यदि बेड डेप्ट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व का एडजस्टमेंट हो, यदि एडजस्टमेंट के अंदर बेड डेप्ट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व का एडजस्टमेंट हो तो सबसे पहले एंट्री कहाँ होगी। अब सोचो, बेड डेप्ट होगा तो डेटर कम होगा कि बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, कम होगा। फिर जिस पर डाउटफुल है, डाउटफुल डेप्ट है, तो उसमें भी हमारे क्या होगी, डेटर की वैल्यू लेस होगी, क्योंकि डाउटफुल डेप्ट यदि एडजस्टमेंट में है तो मतलब उस पर हमें पक्का डेटर की हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। सबसे पहले तो डेटर में से बेड डेप्ट माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट में जितना भी न्यू गिवन होगा, फिर बेड डेप्ट रिजर्व माइनस करेंगे, और बेड डेप्ट रिजर्व माइनस यदि डिस्काउंट रिजर्व भी हो तो डिस्काउंट रिजर्व भी माइनस करेंगे, जो होगा वो माइनस करेंगे। लेकिन पहले बेड डेप्ट माइनस होगा एडजस्टमेंट का, फिर बेड डेप्ट रिजर्व माइनस होगा एडजस्टमेंट का, फिर डिस्काउंट रिजर्व माइनस होगा एडजस्टमेंट का। तो समझो, यदि
बेड डेप्ट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व का एडजस्टमेंट आए, इनमें से कोई भी आए या कोई भी दो आए या एक कोई भी नाम आए, तो पहली एंट्री तो क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के असेट साइड जाएंगे। फर्स्ट एंट्री कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के कहाँ जाएंगे, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसमें सबसे पहले डेटर लिखेंगे। डेटर में से यदि बेड डेप्ट हो तो बेड डेप्ट माइनस करेंगे एडजस्टमेंट का, तो फिर ये आया। फिर बेड डेप्ट रिजर्व माइनस करेंगे यदि होगा तो एडजस्टमेंट में, तो फिर ये आया। फिर डिस्काउंट रिजर्व माइनस करेंगे एडजस्टमेंट का, यदि होगा तो ये माइनस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, एक फॉर्मेट बनता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। मैंने इसके पीछे का भी जो बिहाइंड कंसेप्ट है वो मैंने पूरा आपको चलते हैं, जैसे क्लास में रेगुलर लेक्चर्स में मैं आपको फाइनल अकाउंट्स जब समझाया था 11th में भी, तब भी मैंने पूरा डिटेल में लिया था इसके पीछे का कंसेप्ट है कि भाई इसमें फॉर्मेट में यही क्यों आता है, तो मैंने आपको समझाया हुआ था। अभी यहाँ पे देखो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होगा, तो सबसे पहले अपन बेड डेप्ट लिखेंगे, फिर बेड डेप्ट लिखेंगे, फिर बेड डेप्ट रिजर्व लिखेंगे, और फिर माइनस का बेड डेप्ट रिजर्व। 2 बार बेड डेप्ट लिखेंगे और 2 बार बेड डेप्ट रिजर्व लिखेंगे, सारे प्लस होंगे, लास्ट वाला जो बेड डेप्ट रिजर्व है वो माइनस होगा। अब उसका फॉर्मेट टाट, TAAT। इसका मतलब ये हुआ कि बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में से लिख देना, बेड डेप्ट एडजस्टमेंट में जितना होगा वो लिख देना, बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में जितना होगा वो लिख देना, और बेड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो उतना वो माइनस कर देना, तो लास्ट में फाइनल फिगर आ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट एक एक करके कंप्लीट करवाया हूँ। एक एडजस्टमेंट और बच जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व। कोई भी रिजर्व में आप ट्रांसफर करते हो, कोई भी रिजर्व आप क्रिएट करते हो, तो रिजर्व कहाँ से करोगे, प्रॉफिट में से। तो जितना प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करोगे उतना आपका जो पार्टनर्स के बीच में एप्रो होता था उतना कम हो जाएगा, जितना पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था उतना कम हो जाएगा। जिसका मतलब पहली एंट्री तो कहाँ आएगी, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रो, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसकी दूसरी एंट्री कहां पर आएगी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां पर आएगी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप सभी स्टूडेंट उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में लिखें। और आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑनलाइन कोर्स के बारे में पायोनियर कॉमर्स एकेडमी ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड कर रही है, तो उसके पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफिस नंबर पर, मेरे खुद के पर्सनल नंबर पर, आकाश सर के नंबर पर आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू।